नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से करीब 200 अंक सुधरकर 17,000 के ऊपर आया। कमजोरी हल्की देखने को मिलेगी आपको निफ्टी बैंक में। मिड कैप इंडेक्स हालांकि कर रहा है आउट परफॉर्म। कल रुकने के बाद आज फिर टूटा रुपया। $1 का भाव 82 रुपए के पास आया। डॉलर इंडेक्स में तेज उछाल से बना दबाव। सितंबर के बिक्री आंकड़े से पहले ऑटो शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। 1 अक्टूबर को आएंगे सेल्स नंबर्स। M&M, टाटा मोटर्स, आयशर में अच्छी तेजी। कमजोर बाजार में फार्मा शेयर भी दिखा रहे हैं दम। सन फार्मा, जाइडस लाइफ, बायोकॉन जैसे शेयर्स में अच्छी खरीदारी। फेस्टिवल सीजन से SBI कार्ड को बड़ी उम्मीदें। CNBC आवाज से खास बातचीत में बोले MD और CEO। क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर बढ़ाकर 25% करने पर है फोकस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए आपको दिखाई देगी। 16,980 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी कर रहा है ट्रेड। हालांकि कोशिश की निफ्टी ने 17,000 के ऊपर जाने की, लेकिन फिलहाल उन लेवल्स के नीचे। लेकिन हाँ, दिन के निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है। मार्केट के हाल पर नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो कैबिनेट से आ रही है, जहां पर 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या हैं ये 3 फैसले? फटाफट से जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए कैबिनेट की मीटिंग में क्या बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं? देखिए, एक जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है रेलवे सेक्टर को लेकर के। रेलवे के 3 स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन और अहमदाबाद स्टेशन, इन तीनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। यानी उसका फिर से विकास किया जाएगा, उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसकी लंबे समय से चर्चा चल रही थी वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इसी महीने 30 तारीख को खत्म हो रही थी, इस योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दूं कि 3 महीने तक जो बढ़ाया जाएगा, इसमें गरीबों को इस योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। यानी अब ये 31 दिसंबर तक जाएगा। इससे सरकारी खर्च जो है अतिरिक्त करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और अतिरिक्त जो है 120 लाख टन करीब अनाज की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वह है महंगाई भत्ता को लेकर। केंद्र सरकार पेंशनधारी हों, इनके लिए महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 34% था उसको बढ़ा करके 38% करने का फैसला लिया गया है। इससे केंद्र सरकार के मौजूदा करीब 50,000 और 62,000 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और 62 लाख पेंशनधारियों को इससे फायदा होगा। रेलवे के कर्मचारियों को भी परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की भी खबरें आ रही हैं। ओके, तो ये 3 बड़े फैसले जो बता रहे हैं लक्ष्मण, कैबिनेट की ओर से आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट को मंजूरी मिली है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है और ये दोनों ही अहम खबरें हैं। लेकिन अगर ये रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात करें तो पहले से खबरें रही हैं, रिपोर्ट्स रही हैं, काफ़ी सारे स्टेशंस हैं जिनके रीडेवलपमेंट पर सरकार लगातार कामकाज करती हुई आई है। ये जो 3 स्टेशंस होंगे वो नई दिल्ली, अहमदाबाद के होंगे और साथ ही अगर हम CST की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिडर्स भी पहले लक्ष्मण सामने आते हुए दिखाई दिए थे। करीब 9 बिडर्स थे जो बिड कर रहे थे। तो अब ये मान के चला जाए कि जो ये रीडेवलपमेंट का काम होगा ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, दरअसल सरकार की कोशिश ये थी स्टेशन का रीडेवलपमेंट है वो सिर्फ सरकार ना करे बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जाए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तीनों स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा और इस पब्लिक प्राइवेटशिप में PPP मॉडल के तहत सरकार जो है दरअसल निजी कंपनियों को इसमें शामिल करती है। सरकारी कंपनियां जो रेलवे सेक्टर की उसको भी शामिल किया जाता है और बिडिंग प्रोसेस के जरिए स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाता है। तो ये तीनों स्टेशन का रीडेवलपमेंट इस तरफ एक बड़ा कदम है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कैबिनेट
कि जो मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं वो एक्सक्लूसिव पहले आप सुन पा रहे हैं CNBC आवाज पर। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिन के दौरान, तब ये सब बातें आपके सामने होंगी। लेकिन लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो बॉम्बे, महाराष्ट्र, साथ ही साथ अहमदाबाद या फिर CST जो रेलवे स्टेशन उनके रीडेवलपमेंट को मंजूरी मिली है। महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर डिसीजन लिया गया है। लेकिन अगर हम मार्केट की ओर रुख करें वापस, तो मार्केट में भी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रिमेनिंग सेशन बाजार के लिए कैसा रह सकता है। एक बार फटाफट से अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं और उसके बाद गाबा साहब के पास चलेंगे। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत और अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो कमजोरी शुरुआत हुई है। डैक्स, FTSE, CAC तीनों में ही आपको 1 से 1.5% की कमजोरी दिखाई देगी। और अमेरिका के फ्यूचर्स भी कोई रिलीफ लैंड नहीं कर रहे हैं, 0.25% नीचे है। डाउ फ्यूचर 250 अंकों की कमजोरी के साथ, और नैस्डैक का फ्यूचर भी 150 अंक नीचे है, जो कि ऑलमोस्ट 1%, 1.25% नीचे है। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा साहब, बाजार दिन के निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन राहत दिख नहीं रही है। तमाम विदेशी बाजार पेन में है। अमेरिका के फ्यूचर्स 1% तक नीचे हैं। क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, ऐसा लगता है कि हम गैप डाउन तो खुले लेकिन नीचे और नहीं गए, तो मुझे इसका संकेत दे रहा है क्योंकि कल F1 एक्सपायरी है, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग की जगह अच्छी है, होनी चाहिए। अगर आज का लो ब्रीच नहीं होता तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग कल होगी। हो सकता है आज लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन में हो, फिर एक अप्रूव मिलना चाहिए यहाँ से, ऐसा मुझे लगता है। जो गैप बना हुआ है निफ्टी में 17,300 का और 17,150 के करीब, ये फिल होने की संभावना है। तो कल तक मुझे लगता है ये संभावना है, क्योंकि गिरावट तो हुई, बाउंस मिला है, वीकनेस नहीं है और ज्यादा गिरावट नहीं हुई। मार्केट, वर्ल्ड मार्केट तो डाउन है, लेकिन हम फ्लैट के करीब चल रहे हैं, ये कह सकते हैं। ओके, तो मार्केट्स पर ये गाबा साहब का व्यू निफ्टी पर। हालांकि एक चीज तो है, बाजार में उथल पुथल अभी भी बनी हुई है, कॉशियसनेस साफ तौर पे दिख रही है। और जो तमाम बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि बाजार में उथल पुथल आगे भी जारी रह सकती है। हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का मानना है कि अमेरिकी बाजारों में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, तब तक भारतीय बाजार में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। आपके नेबरहुड में या आपके नेबर की डेथ हो जाए तो आप अपने घर में पार्टी लाउड म्यूजिक के साथ नहीं कर सकते हैं। आपने घर में बैठ के फिर भी एंजॉय करना है, आप चुपचाप कर लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर दें और कहें हमें फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है कि एक्चुअली फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उनके इंटरेस्ट रेट हाइक होने से हमारी करेंसी वीकन हो गई, तो हमारे RBI गवर्नर साहब को हायर इंटरेस्ट रेट करने पड़ेंगे देन ही वुड हैव डन अदरवाइज। सेकेंडली, अगर हमारे कुछ बिजनेस हैं जो US में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे IT, वो IT के कस्टमर्स के स्टॉक्स अगर डाउन है 30%, आप जो मर्जी कह लो, वो बिजनेस कम हो जाएगा। बट बॉटम लाइन इज दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर बियॉन्ड अ पॉइंट। तो इसलिए आउट परफॉर्मेंस हमारी चल रही है, लेकिन फॉर अस टू डू रियली वेल, व्हिच आई थिंक विल हैपन वेरी सून इन एब्सोल्यूट, US मार्केट हैज टू स्टॉप फॉलिंग। एंड मुझे लगता है कि US मार्केट 2 महीने में जितना गिरना है गिर जाएगी, और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी। लेकिन ये सारे इवेंट्स इसी साल के हैं। तो आपने सुना समीर अरोड़ा को, उनका व्यू यही है कि जब तक उथल पुथल विदेशी बाजार में रहेगी, अमेरिकी बाजारों में रहेगी, भारतीय बाजार भी उससे छूते नहीं रहेंगे। लेकिन चलिए ट्रेड्स पर करते हैं फोकस। मिड कैप्स का हाल तो आपकी स्क्रीन पर लाएंगे ही, लेकिन पहले गाबा साहब के ट्रेड्स पूछ लेते हैं। तो गाबा साहब, कुछ स्टॉक्स निकाले हैं आपने? हाँ, मुझे ज़ाइडस लाइफ अच्छा लगता है। यहाँ पर तेजी बन सकती है। यहाँ पर 365 का स्टॉप लगाकर चले तो हो सकता है आते दिनों में 380 देखने को मिल सकता है ज़ाइडस लाइफ। तो यस, और दूसरा है एम्फेसिस में भी तेजी है। मेरे ख्याल से एक बायस ऑन द लॉन्ग साइड है। मेरे ख्याल से तो ट्रेड करा है 2090 में, ऑन द अपसाइड 2140 का पॉसिबिलिटी है, और 2080 का स्टॉप लगाकर चले तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो ये व्यू है गावा साहब की ओर से। लेकिन अब मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको मिड कैप इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा बाकी मार्केट्स, बाकी इंडाइसेस के कंपैरेटिव। और अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे मिड कैप्स में, तो काफी सारे शेयर्स आपको, सेगमेंट्स आपको दिखेंगे जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स 70 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। लेकिन चलिए, अलग अलग पॉकेट्स जो हमने निकाली उसमें NBFC स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। NBFCs में आपको मुथूट फाइनेंस, IB हाउसिंग, MAS फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, यहाँ पर 3-3.5% तक के मूव्स दिखेंगे।
ऑटो एंसिलरी में हमने ऑटोज में प्रॉफिट टेकिंग जो देखी थी पिछले 2 सेशंस में, वहां पर एक कमबैक हुआ है। अगर ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखेंगे तो ग्राशी मोटर्स 7.5% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जेके टायर यहां भी 3% तक के अप मूव्स आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। डिफेंसिव्स में फार्मा, आईटी यहां पर तेजी दिखेगी। फार्मा में स्ट्राइड्स फार्मा 3.5% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 3.5% ऊपर, मेट्रोपोलिस हेल्थ, ग्लेनमार्क ये भी 2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आईटी में अगर आप देखेंगे तो एम्फोसिस, गाबा साहब ने भी जिक्र किया, वो हमारी लिस्ट में भी शामिल है। उसके अलावा एल&टी टेक, तानला प्लेटफॉर्म्स, 63 मून्स 7% तक का उछाल इन शेयर्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में तेजी आई है आज। आप देखिए डिक्सन टेक को, सीजी कंज्यूमर, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेज 2.5% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। एनर्जी स्टॉक्स में दिखेगी गिरावट आज के सेशन में। एनर्जी में एमआरपीएल, साथ ही ऑयल इंडिया, एचओएसी, आईओसी कमजोरी दिखा रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स के जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें कई स्टॉक्स दिखेंगे। टोरेंट फार्मा 0.3% ऊपर है, आरती इंडस्ट्रीज 0.3% ऊपर है, लोधा सीजी पावर भी 2% तक की कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए एक खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इंडस टावर्स ने वोडाफोन आइडिया को बकाया रकम चुकाने को लेकर नोटिस जारी किया है और कंपनी पर करीब 7,000 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। इंडस टावर्स ने कंपनी की सेवाएं बंद करने की धमकी भी दी है। इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताइए, वोडाफोन आइडिया को किस तरीके से झटका लग सकता है, इंडस टावर्स से क्या खबर है? देखिए, सोमवार को जो इंडस टावर है उसके बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक में जो डायरेक्टर है उन्होंने कंपनी के घटते हुए मुनाफे के ऊपर चिंता जो जताई। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा जो करीब 66% जो है वो घटा है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उसके रिसीवेबल्स है वो उसको नहीं मिले, जो उसके किराएदार है वो उसके किराया जो है वो नहीं दे रहे। और वोडाफोन आइडिया जो है एक बड़ा किराएदार है कंपनी का, जिसने कि अभी तक 7,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जो है अभी तक कंपनी को जो है वो नहीं दिया। तो इसको लेकर के बोर्ड ने काफी चिंता जताई और सोमवार को ही एक लेटर जो है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स को जो है भेजा। इस लेटर में 4 मेन बातें जो है वो कही गई है। पहला कि आप अपना जो बकाया राशि है वो कब जल्दी से जल्दी जो हो चुका है। दूसरा ये कहा गया कि अभी इस महीने की राशि जो है 80% जो है आप दें। और तीसरा ये कि अगले महीने से आपकी पेमेंट जो है टाइम पर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आपकी सर्विसेज जो है नवंबर से जो है बंद कर देंगे। अभी वोडाफोन आइडिया ने इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। लेकिन सीधी सी बात है कि जो इंडस टावर है उसका मुनाफा जो है इसके चलते हुए लगातार घट रहा है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, उसको इस बात की चिंता कि कहीं वोडाफोन आइडिया का असर जो है इस कंपनी के ऊपर जो ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने सीधा वोडाफोन आइडिया को एक लेटर लिख करके जल्दी से जल्दी अपने सारे बकाया राशि को चुकाने की मांग जो है वो की। ओके, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो 1 महीने का वक्त दिया है इंडस टावर्स ने वोडाफोन आइडिया को 7,000 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए। अगर नहीं किया तो सर्विसेज उनकी पर असर पड़ सकता है। इंडस टावर्स 186 पर कारोबार करते हुए, लेकिन हाँ, वोडाफोन आइडिया की कंज्यूमर्स के हिसाब से खबर काफी इंपॉर्टेंट है। 1 महीने का वक्त यानी नवंबर तक की डेडलाइन है जब इंडस टावर्स को बकाया चुकाना है। चलिए कुछ शेयर्स पर बातचीत कर लेते हैं। और गाबा साहब, फार्मा में कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है क्या? आपने आईटी में एम्फेसिस को तो चुना, लेकिन फार्मा में आपने इप्का लैबोरेटरीज की बात कल की थी, उससे पहले आपको डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे और ये वो पॉकेट्स हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रही है। आप देखिए आज डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस अगेन मजबूती दिखा रहे हैं। कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोई फार्मा में? हाँ, मैंने जायडस की बात की। अब मुझे बायोकॉन अच्छा लगता है। बायोकॉन का जो चार्ट है 285 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगता है काफी गिरावट के बाद यहाँ पर शायद संभल जाए, ऐसा लगता है। मैं कहूंगा 280 का एक स्टॉप लगाना चाहिए बायोकॉन में। अपसाइड 295 की पॉसिबिलिटी है बायोकॉन में। यस, फार्मा में गिने स्टॉक्स में अच्छे लगते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार अभी भी हिचकोले खाते हुए कोशिश कर रहा है मार्केट रिकवर होने की, लेकिन क्यूज जो है इस समय स्पेशली अमेरिका के फ्यूचर्स से वो खराब है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफी दिखाई देगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। और टीडीएस के मामले में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को इनकम टैक्स से राहत नहीं मिलेगी। सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंडस्ट्री को कानून के मुताबिक 10,000 रुपए से ज्यादा टीसीएस चुकाना ही होगा। और डिटेल्स के लिए चलते हैं आलोक के पास। तो आलोक बताइए क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टीडीएस को लेकर लगातार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सही तरीके से इसका भुगतान नहीं कर रही है, उसको लेकर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। और जो हमें सीएनबीसी आवाज़ के सूत्रों से जानकारी मिली है, इसे लेकर जो टीडीएस के प्रावधान है उसे लेकर जल्द ही एक क्लैरिफिकेशन जारी करेगा, जिसके तहत अभी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो अपना टीडीएस का भुगतान कर रही हैं वो उसके ग्रॉस टीडीएस भुगतान के लिए आदेश दे सकता है। अभी जो कंपनियां हैं वो ये इस बात को लेकर फ़ायदा उठा रही हैं कि किस अमाउंट पर ये भुगतान किया जाए, ग्रॉस पर किया जाए या नेट पर किया जाए। तो नेट को लेकर इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही थी कि जो
कोई प्लेयर अगर जीत रहा है या हार रहा है तो दोनों रकम को एडजस्ट करके जो नेट विनिंग अमाउंट हो उस पर ये टीडीएस काटा जाए। दूसरा मुद्दा ये था कि जो गेम होता है, गेम में अगर कोई भी एक प्लेयर एक बार में 10,000 रुपए से कम कोई जीतता है तो क्या उस पर टीडीएस काटा जाए, नहीं काटा जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि कोई भी प्लेयर अगर 10,000 रुपए से ज़्यादा कोई भी कितने भी राउंड में अगर वो जीतता है तो उस पर टीडीएस काटना ज़रूरी है। यानी टीडीएस की दर जो पहले से तय है 30% की दर से टीडीएस काटकर जमा करना जरूरी है। और तीसरा क्लैरिफिकेशन ये आ सकता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये पूरी जिम्मेदारी टीडीएस काटने की उन्हीं की होगी, क्योंकि ई कॉमर्स के मामले में ऐसा पहले हो चुका है और अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की ही जिम्मेदारी होगी कि वो टोटल टीडीएस वो काट कर दें। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की तरफ से कहा जा रहा था कि प्लेयर कई जीतते हैं कई हारते हैं तो एक दूसरे को पेमेंट किया जाता है, लेकिन इससे भी क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की ही होगी। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आलो की डिटेल्स बताने के लिए। तो टीडीएस मामले पर जो आईटी विभाग है उसकी ओर से झटका लग सकता है और गेमिंग कंपनीज के लिए, स्पेशली जो ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार में है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आईटी ने टीडीएस में जो गड़बड़ी है उन पर भी कंपनियों को नोटिस दिया है। तो ये खबर आलोक की ओर से। लेकिन चलिए इस बीच एक दो स्टॉक्स और देख लें आज के सेशन में। तो हमने सीमेंट पैक में भी बाइंग देखी है एक बार। इनफैक्ट गाबा साहब क्विकली इंडिया सीमेंट्स पर अपनी राय दीजिए। आज सीमेंट चल भी रहा है, रामको सीमेंट मजबूत है 3% ऊपर डे हाई पर, इंडिया सीमेंट में मजबूती और एक्सटेंड हो रही है, 9.5% ऊपर कर रहा है ये ट्रेड। क्या व्यू इन लेवल से जिनके पास हो खरीदारी के ट्रेड्स वो क्या करें? मेरे ख्याल से देखिए इंडिया सीमेंट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव। हाँ, हमने 7-8 दिन की गिरावट जरूर देखी है, नो डाउट अबाउट इट। अब ट्रेड कर रहा है 252 के आसपास। मुझे लगता है जो लो बना है कल और आज का करीब 230-35 के हिसाब, वो अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए इंडिया सीमेंट को, 280 की तरफ जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये खरीदारी का मौका रहेगा इंडिया सीमेंट। आपने कहा रामको सीमेंट की बात, यस यहाँ पर भी तेजी है, खरीदारी का मौका यहाँ पर भी है। जो बार बना हुआ है आज का और परसों का देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है। इसका अभी ट्रेड कर रहा है 738 रामको सीमेंट, पॉसिबल है कि 780 रहेंगे आते दिनों में। यस, एक पॉसिबिलिटी तो जरूर है। ओके, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी इंडिया सीमेंट्स में नहीं बल्कि रामको सीमेंट में ज्यादा लुक्रेटिव दिख रही है। 739 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, गावा साहब का सजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। ये आखिरी हफ्ता है और 3 खिलाड़ी जो हैं वो इस मुकाबले में मौजूद हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, शेर खान के गौरव रत्न पार्क की, क्यूनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़। पंकज ने लेटेंट व्यू जो 361 पर बाय कॉल दी थी उससे पोजीशन को एग्जिट किया है। 388 के हालांकि इनके टारगेट्स थे, एग्जिट किया है इन्होंने 363 पर। साथ ही जो अब तक और चेंजेस हैं पोर्टफोलियो में उसमें गौरव रत्न पार्की ने टीसीएस से एग्जिट किया है। यहाँ इनकी बाय कॉल थी 3040 के लेवल पर, इन्होंने प्रॉफिट्स को बुक किया है। फिलहाल 3045 पर कर रहा है ट्रेड, टारगेट 3130 के गौरव की ओर से टीसीएस में दिए गए थे। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। जब एडिशंस होंगे तब वो अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन अभी लीड कर रहे हैं इस हफ्ते की शुरुआत से ही पंकज, अभी भी बढ़त बनाई हुई है 9.5-10% रिटर्न के साथ ही गौरव रत्न पार्की का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1%, रूपक डे का पोर्टफोलियो भी 1% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये है फिलहाल रिटर्न की स्थिति। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें आज शाम ठीक 4:30 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम आवाज एमपीसी, जहां हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरबीआई की पॉलिसी है उसमें क्या आउटकम आ सकता है, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन की क्या हालत फिलहाल है और कितनी बड़ी चिंता रेट हाइक जो ग्लोबली हो रहे हैं वो हो सकती हैं, और साथ ही साथ भारत के इसके लिए इसके क्या मायने हैं, आरबीआई का क्या रुख रह सकता है। तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी आवाज एमपीसी में 4:30 बजे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए नो योर कंपनी। नमस्कार।